अच्छा गाइज, हम लोग वर्किंग 3 कर रहे हैं। और उसमें हम फाइंड करते हैं गुडविल। और गुडविल फाइंड करने के लिए सबसे पहला जो फिगर था जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट कंपनी, सही है। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड बाय पेरेंट कंपनी। अगर हमने फॉर एग्जांपल पेरेंट ने एक्वायर की है सब्सिडरी को 80%, तो मीन्स कि सब्सिडरी का जो 100% प्राइस लगी है ना, उसमें से 80% तो पेरेंट ने खरीद लिया है, तो 20% किसी और ने पैसे दिए हैं। वो एनसीआई होता है। वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? एनसीआई। तो 80% की हमने क्या बोली लगाई है, वो तो हमने निकालना सीख लिया। पीछे रहते हैं कि उन बाकी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने कितनी बोली लगाई थी। सही है। एनसीएट एक्विजिशन के एक्वायर करते वक्त नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाली पार्टी ने कितने पैसे दिए थे, ये आपको गिवन होगा। नहीं तो निकालना मैं अभी सिखाता हूँ। इससे पता लगेगा सब्सिडी की टोटल प्राइस कितनी लगी है। अब ये उसका टोटल दाम लगा है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये 10 मिलियन है और ये 4 मिलियन था, तो टोटल सब्सिडी की प्राइस लगी है 14 मिलियन। सेल प्रोसीड्स सेल प्रोसीड्स कह लो आप लोग कि 14 मिलियन लगी है। अब हमने गुडविल कैसे निकालनी है? हमने ये देखना है कि उस वक्त उसकी पॉकेट में नेट एसेट्स कितने के थे जिनकी प्राइस 14 मिलियन लगी है। अब ये कैसे आएगा? ये वो जो हमने वर्किंग टू की है ना आज, वर्किंग टू का जो पहला कॉलम है, सही है, वर्किंग टू का पहला कॉलम याद रखना। सब्सिडी की एसेट्स मैंने उधर बताया था, IFRS 3 कह रहे हैं कि एट फेयर वैल्यू होना चाहिए, और हमने वर्किंग टू में इसको फेयर वैल्यू पे बनाया है। तो जो भी वर्किंग टू के पहले कॉलम का आंसर है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई 12.5 मिलियन आंसर आया था, 12.5 मिलियन। तो देखो सब्सिडी का दाम लगा है 14 मिलियन, और उस वक्त उसके पास असासे थे 12.5 मिलियन के। तो ये एक्स्ट्रा पैसे उसने क्यों लिए हैं? एक्स्ट्रा पैसे सब्सिडी ने क्यों लिए हैं? इसको कहते हैं गुडविल। सही है, गुडविल। गुडविल के पैसे लिए हैं उसने। और वो कितना आता है? 1.5 मिलियन। 14 मिलियन में से 12.5 को माइनस कर दो, 1.5 मिलियन डॉलर्स। ये क्या आ जाएगी? गुडविल। याद रखना ये हमने क्या निकाला है कि जिस वक्त सब्सिडी बिक रही थी उस वक्त उसका दाम क्या लगा है और उस वक्त उसकी पॉकेट में क्या था। तो ये गुडविल भी उस वक्त की निकली है। सही है, एक्विजिशन वाले दिन की। अच्छा, अब ये तो हमें चाहिए ही नहीं। मतलब लाइक पूछ सकते हो आपसे एमसीक्यू में, बट अगर स्टेटमेंट बनवा रहे तो स्टेटमेंट तो आज के दिन की बनती है। और स्टेटमेंट के लिए हमें चाहिए होता है गुडविल एट रिपोर्ट, आज के दिन का। ये नहीं कि जिस दिन सब्सिडी बिक रही थी उस दिन की। ये रिपोर्ट हम आज बना रहे हैं, तो गुडविल भी हमें आज के दिन की चाहिए। तो चलो उस दिन की तो निकल आई है ना, एक्विजिशन वाले दिन की निकल आई है। एक्विजिशन के दिन के बाद वाली, एक्विजिशन के दिन के बाद हम देख लेते हैं कि गुडविल में कितना चेंज आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्विजिशन के बाद देखेंगे इसमें कोई इम्पेयरमेंट तो नहीं आई, कोई भी रेपुटेशनल डैमेज या कुछ भी। इम्पेयरमेंट वो आपको डायरेक्टली देगा क्वेश्चन में, क्योंकि इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड तो है नहीं। सही है, इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड तो है नहीं कि वो डिटेल में इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन टेस्ट करे यहाँ पे। याद रखना, एक्विजिशन वाले दिन की गुडविल निकली है ना, तो इम्पेयरमेंट एक्विजिशन के बाद बाद वाली आप लोगों ने माइनस करनी है, पोस्ट एक्विजिशन इम्पेयरमेंट।
एक्विजिशन के बाद वाली जो इम्पेयरमेंट होगी वो यहाँ से माइनस करोगे। फॉर एग्जांपल 0.8 मिलियन है, तो गुडविल एट एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद उसमें इम्पेयरमेंट, तो आज गुडविल एट रिपोर्ट। सही है, और ये हम लोग कंसोलिडेटेड एसओएफपी में प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए परचेज गुडविल है। अच्छा, गुडविल में हम लोगों ने पहला फिगर डिटेल में देखा है, उसके भी और भी प्रैक्टिस आ जाएगी जब लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा। उस पहले फिगर में ऐड होता है एनसीआई एट एक्विजिशन, और माइनस होते हैं नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। तो ये तो वर्किंग टू में आप लोगों ने सीख लिया है, ये वाला कैसे निकलेगा, ये वाला, तो ये देखते हैं। ये वाला फिगर कैसे निकलेगा गाइस? इसके दो मेथड्स हैं। एक पॉलिसी, एक मॉडल ग्रुप को ये इजाजत है, ग्रुप का स्टैंडर्ड ये इजाजत दे रहा है कि आप एनसीआई को मेजर करो एट फेयर वैल्यू, और एक है प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स मेथड। तो दोनों ही बहुत आसान है। अभी एनसीआई एट फेयर वैल्यू के, एनसीआई ने उस वक्त कितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो फेयर वैल्यू पे लाओ। तो सबसे पहले ये देखो कि एनसीआई ने शेयर्स कितने एक्वायर किए हैं, ताकि उनकी फेयर वैल्यू निकालो ना। हमने निकालना है कि एनसीआई ने सब्सिडरी को एक्वायर करते वक्त कितनी इन्वेस्टमेंट की है। तो पहले ये देखो कि एनसीआई के शेयर्स कितने हैं। तो हमने 10 मिलियन में से 80% अपने आप को, लाइक के हमने शेयर्स एक्वायर किए थे, तो 20% इनके थे। 10 मिलियन में से 20%, ये कैसे निकलेगा? सब्सिडरी के शेयर्स पे एनसीआई की परसेंटेज लगाओ, तो एनसीआई के शेयर्स एक्वायर्ड निकल आएंगे। सही है। अगर सब्सिडरी के टोटल शेयर्स हैं 10 मिलियन, और एनसीआई है 20%, तो 2 मिलियन शेयर्स एनसीआई ने एक्वायर किए हैं। तो सब्सिडरी की शेयर प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करोगे। सही है, सब्सिडरी की, पेरेंट की नहीं, सब्सिडरी की। इन्होंने सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एनसीआई एट फेयर वैल्यू। ये सब्सिडरी की जो प्राइस है ये एक्चुअल में फेयर वैल्यू है, प्राइस पर शेयर। सही है। और प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स मेथड, कि आप लोगों ने इसमें फेयर वैल्यू पे नहीं कैलकुलेट करना, सब्सिडरी के शेयर्स नहीं देखने जितने एनसीआई ने एक्वायर किए, नहीं। ये 2 मिलियन शेयर्स अब भूल जाओ। क्या लिख, एनसीआई एट प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स, सब्सिडरी के पास जितने एसेट्स थे उनमें से एनसीआई का जितना बनता है ना, समझो एनसीआई ने उतनी ही इन्वेस्टमेंट की थी। सही है। देखो, सब्सिडरी के पास जितने नेट एसेट्स हैं उसमें एनसीआई के कितने शेयर्स, कितने लाइक के परसेंट एसेट्स बनते हैं। सब्सिडरी का मालिक एनसीआई भी है ना, तो ये देखो कि कितने परसेंट
इसके एसेट्स बनते हैं फ्रॉम सब्सिडरी। तो ये जो एनसीआई के हिस्से में एसेट्स आते हैं ना, समझो कि एनसीआई ने इतनी ही इन्वेस्टमेंट की है, सही है। यही आपका एनसीआई एट एक्विजिशन होगा। और याद रख रहे सब्सिडरी के नेट एसेट्स एट एक्विजिशन वाले लेने हैं। सही है। अगर प्रोपोर्शनेट मेथड है तो सब्सिडरी के एसेट्स एट एक्विजिशन वर्किंग टू का पहला कॉलम लो और उस पे एनसीआई की परसेंटेज लगा दो, सही है। वैसे देखो, इधर देखो जरा, हम लोग वर्किंग टू का पहला कॉलम तो वैसे भी लेते हैं पूरा पूरा। वर्किंग टू का पहला कॉलम वैसे भी माइनस होता है। अब ये प्रोपोर्शनेट मेथड पे है। अगर एनसीआई एट एक्विजिशन प्रोपोर्शनेट मेथड पे है तो फिर ये देखो जरा, वर्किंग टू के फर्स्ट कॉलम पे एनसीआई की परसेंटेज लगाओ तो वो क्या होगा, सही है, वो ये फिगर होगा अगर प्रोपोर्शनेट मेथड है। अगर फेयर वैल्यू मेथड है तो फिर ये वाला फिगर नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे कैसे वैल्यू निकलेगी कि एनसीआई ने कितने शेयर्स खरीदे हैं और सब्सिडरी के एक शेयर की वैल्यू क्या थी, प्राइस क्या थी। सही है, फेयर वैल्यू पे वैसे निकलता है। तो मैं इसकी प्रैक्टिस भेजता हूँ अभी, इसकी प्रैक्टिस करते हैं इन दोनों मेथड्स की। तो गाइस हम लोग गुडविल की कैलकुलेशन में एनसीआई को देख रहे थे, एनसीआई एट एक्विजिशन कैसे निकलता है। ये तो वो पेरेंट वाली इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें आप लोग ऐड करते हो एनसीआई वालों की इन्वेस्टमेंट। तो एनसीआई वालों का किस तरह निकलता है, दो मेथड्स हैं। फेयर वैल्यू मेथड, प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स। तो फेयर वैल्यू मेथड में क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स एनसीआई ओन, एनसीआई ने कितने शेयर्स खरीदे हैं और सब्सिडरी की शेयर प्राइस क्या थी। सही है, ये इसकी फेयर वैल्यू निकल आएगी एनसीआई की इन्वेस्टमेंट की। और प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स में फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, ये आपको वर्किंग टू का फर्स्ट कॉलम मिल जाएगा, एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू पे नेट एसेट्स। उस पर लगाओ एनसीआई के हिस्से में कितने एसेट्स आते हैं, तो जितने उनके हिस्से में एसेट्स आते हैं वही एनसीआई की इन्वेस्टमेंट है, समझ जाओ। सही है, एनसीआई एट एक्विजिशन। तो या तो फेयर वैल्यू मेथड या तो प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स, इन दोनों की एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल देखो इनकी, चैंगो, और चैंगको ने सिंको को 80% ऑफ द 8 मिलियन शेयर्स एक्वायर किए है, सही है। चैंग इज पेरेंट और सिंह इज सब्सिडरी। बट हम लोग फाइंड करेंगे कि एनसीआई ने जो इसमें 20% इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कितने की है। सही है अभी फिलहाल, तो एनसीआई वाली वैल्यू निकालेंगे। तो 80% अगर उसने लिए हैं पेरेंट ने, चैंग ने, तो एनसीआई ने कितने लिए हैं, 20%। टोटल शेयर्स कितने थे, 8 मिलियन शेयर्स में से 20% हमने खरीद लिए हैं, एनसीआई ने, हम नहीं, एनसीआई ने। तो ये कितने शेयर्स होते हैं, सही है। और देखते हैं कि कौन से मेथड से एनसीआई कैलकुलेट करना है। Chanco's policy is to value the non-controlling interest at acquisition as a proportion of subsidiaries net assets. अब एनसीआई वैसे निकलता है कैसे कि वर्किंग टू के पहले कॉलम पे एनसीआई की परसेंटेज लगाने पड़ेगी। तो यहाँ पे शेयर्स निकालना
फेयर वैल्यू मेथड पे काम आता है। तो प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड में वर्किंग टू का पहला कॉलम बनाना पड़ेगा। तो एट रिपोर्ट वाला इसका कॉलम शायद दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है? हमें पता है सब्सिडरी का शेयर कैपिटल है 8 मिलियन। सही है, 8 मिलियन शेयर्स वो पहली लाइन में ही दिया हुआ था। तो कॉपी पेस्ट। जब एक्वायर कर रहे थे सब्सिडरी को तो उस वक्त इसकी रिटेन अर्निंग गिवन है। नहीं, उस वक्त की नहीं गिवन। एक्वायर की है गाइस हमने 1 जनवरी को। हमें इसकी रिटेन अर्निंग दी हुई है 1 जनवरी X8 की नहीं, अक्टूबर X7 की, लाइक एक्विजिशन से 3 मंथ्स पहले की। देखो, इसका ईयर एंड है सितंबर X8। ये साल शुरू कब हुआ होगा? इस दिन, तो साल की शुरू की गिवन है। हमने तो इसको एक्वायर किया 1 जनवरी को। हमें इस दिन का चाहिए रिटेन अर्निंग, तो इस दिन की तो गिवन है ना। तो इसमें अगर हम 3 मंथ्स का प्रॉफिट ऐड कर दें तो 3 मंथ्स बाद की रिटेन अर्निंग आ जाएगी। और इसमें अगर हम 12 मंथ्स का प्रॉफिट ऐड कर दें तो 12 महीने बाद की आ जाएगी। बात समझ आई? ओपनिंग गिवन है, 3 मंथ्स बाद की चाहिए तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट ऐड करो। ये है इसका पूरे साल का प्रॉफिट। तो इसको टाइम में पोर्शन कर लो 3 मंथ्स पे। सही है, तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट ऐड करोगे इसमें। ये बनता है 4960 है ना, 4960 डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स है। और इंटू 3 मंथ्स, हमें पहले 3 मंथ्स का चाहिए। तो 1240 3 मंथ्स का प्रॉफिट बनता है। अब 28 मिलियन ओपनिंग था और 3 मंथ्स में कमाया है 1240। तो ये 2940 था आफ्टर 3 मंथ्स। तो एट एक्विजिशन कितनी रिटेन अर्निंग थी? 29 29240। सही है, 28,000 में वो ऐड करो 29240। तो जनवरी में ये थी 29240 और ईयर एंड पे कितनी थी? तो वो 28 मिलियन जो ओपनिंग है ना, उस प्रॉफिट पूरे का पूरा ऐड कर लो। ओपनिंग रिटेन अर्निंग में पूरे साल का प्रॉफिट ऐड कर लो तो क्लोजिंग आ जाता है। तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग इज दिस 28 मिलियन और पूरे साल का प्रॉफिट इज दिस। तो 3296 सही है। क्लोजिंग रिटेन अर्निंग 3296 आता है, वो हमने कर दिया। सही हो गया। और फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। ये है एट द रेट ऑफ एक्विजिशन आइटम ऑफ प्लांट 1.8 मिलियन अबव था और रिमेनिंग लाइफ थी 3 इयर्स और डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके जानी है। तो हम लोग जस्ट वर्किंग टू कर रहे हैं। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट
1.8 मिलियन। और 3 साल रहते थे तो 1 साल की डिप्रिसिएशन आ जाएगी 600। और एक लाइक कि 3 क्वार्टर्स हुए हैं, हमने जनवरी में एक्वायर किया, आज सितंबर है, तो 9 मंथ्स की डिप्रिसिएशन लेके आनी है। और वो सिर्फ रिपोर्टिंग डेट पे होगी। सही, वो सिर्फ रिपोर्टिंग डेट पे होगी। और फिर वो क्या कह रहा है कि एट द एक्विजिशन डेट कंटिंजेंट लाइबिलिटी हैव फेयर वैल्यू ऑफ, और वो अभी तक चेंज नहीं हुई X8 तक, तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी 4 लाख लिखनी है। सही है। और क्या है? सब्सिडरी सेल्स करता रहा है तो सब्सिडरी का पर्प भी यहाँ पे आएगा, बट वो रिपोर्टिंग कॉलम में ही आते हैं और हमें फिलहाल रिपोर्टिंग कॉलम नहीं चाहिए। तो बस ये वर्किंग टू तो कंप्लीट हो गई है। तो हमारे पास नेट एसिड सेट एक्विजिशन आ जाएंगे यहाँ से। उस पे लगाओगे तुम एनसीआई की परसेंटेज, तो क्या आएगा? एनसीआई एट एक्विजिशन, ये जो लिखा हुआ था यहाँ पे ये है कि भाई मुझे प्रोपोर्शनेट मेथड लगाकर एनसीआई निकाल कर दिखाओ। तो प्रोपोर्शनेट मेथड में वर्किंग टू का जो पहला कॉलम होता है ना, उस पे एनसीआई की बस परसेंटेज लगानी होती है। सही है। आगे चलते हैं वो फेयर वैल्यू मेथड वाला, तो कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस को आज ही पूरा पूरा करते हैं ये। बाइकॉम्स पॉलिसी इज टू वैल्यू एनसीआई एट फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू पे निकालने के लिए आप सब्सिडरी की शेयर प्राइस ले सकते हो। मैंने फार्मूला भी यही दिखाया है कि सब्सिडरी के कितने शेयर्स परचेज किए हैं और सब्सिडरी की शेयर की प्राइस क्या थी। सही है। तो उसने आपको क्वेश्चन भी कर दिया कि भाई फेयर वैल्यू मेथड में सब्सिडरी की शेयर प्राइस लेके हम लोग चलते हैं। अच्छा, तो सब्सिडरी को कितना खरीदा है एनसीआई वालों ने? 80% पेरेंट ने खरीदा है। इसका मतलब है एनसीआई ने 20% खरीदा है। तो सब्सिडरी के टोटल शेयर्स कितने थे? ये है। तो 12 मिलियन शेयर्स हैं टोटल। तो 2400 शेयर्स एनसीआई ने लिए हैं। तो सब्सिडरी के 2400 शेयर्स एनसीआई ने लिए हैं और सब्सिडरी की एक शेयर की प्राइस, सही है, तो यहाँ से एनसीआई एट फेयर वैल्यू आ जाएगा एट एक्विजिशन। सही है, हमने ये देखा है कि एनसीआई एट एक्विजिशन निकालने के लिए दो रास्ते हैं। सो गाइस, हम लोग वर्किंग नंबर 3 कर रहे हैं, गुडविल। और इसमें जो सबसे पहला फिगर था इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट, तो इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट तरह की कॉन्सिडरेशन हैं। सही है, डेफर्ड कॉन्सिडरेशन और कॉन्टिजेंट कॉन्सिडरेशन और शेयर एक्सचेंज
कैश कंसिडरेशन, फिर कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन और डेफर्ड कंसिडरेशन। एनसीआई एट एक्विजिशन निकालने के लिए हमने अभी अभी दो मेथड्स देखे हैं। और ये वाला फिगर वर्किंग टू का पहला कॉलम। अच्छा, ये जो इम्पेयरमेंट हम लोग माइनस कर रहे हैं, मतलब हम अपने एक एसेट एसेट जो हम रिपोर्ट करते हैं, सही है, एसेट जो रिपोर्ट करते हैं हम उस एसेट को रिड्यूस कर रहे हैं इस वर्किंग में, तो क्या एंट्री होगी इसकी, इम्पेयरमेंट की क्या एंट्री होगी? हम लोग गुडविल को कम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इम्पेयरमेंट थी 1 मिलियन। लेट अस सपोज इम्पेयरमेंट है 1 मिलियन। अब देखो, जिसके एसेट की इम्पेयरमेंट होती है ना, उसकी पी एंड एल में इम्पेयरमेंट जाती है, उसके इम्पेयरमेंट का लॉस जाता है। सही है। अब पहले तो ये देखो कि ये नुकसान किसको हो रहा है, ये सब्सिडरी की गुडविल इम्पेयर हो रही है, सब्सिडरी की गुडविल इम्पेयर हो रही है, सही है। तो सब्सिडरी जिम्मेदार है, तो सब्सिडरी के मालिकान कौन है? पेरेंट भी, और सब्सिडरी का दूसरा माइनॉरिटी मालिक कौन है? एनसीआई भी। तो इस इम्पेयरमेंट का नुकसान कुछ एनसीआई को चला जाएगा और कुछ पेरेंट को चला जाएगा। देखो मैं दोबारा बताता हूँ कि सब्सिडरी के दो मालिकान हैं, सब्सिडरी को जो नुकसान हुआ है वो इन दोनों को हुआ है, सही है। तो इनकी ओनरशिप के हिसाब से 1 मिलियन का 0.8 मिलियन जीआरई में से माइनस कर दोगे। देखो गुडविल भी हो रही है माइनस, एसेट, और पी एंड एल भी हो जाएगा माइनस, और एनसीआई वर्किंग 4 में से आप लोग 200 माइनस कर दोगे। अच्छा, ये गुडविल का सारा किस्सा किया, सही, जितना भी अभी तक ये लिखा हुआ है रेड मार्कर से, याद रखना ये एक गुडविल थी, एक से मुराद, मैंने तुम लोग को बताया नहीं, इसको कहते हैं फुल गुडविल मेथड, या गुडविल एट फेयर वैल्यू। सही है, फेयर वैल्यू। देखो कैसे फुल कैसे है, ये इसका नाम ये कैसे पड़ा? सब्सिडरी में पेरेंट की इन्वेस्टमेंट, सब्सिडरी में एनसीआई की इन्वेस्टमेंट, तो ये हो गई 100% इन्वेस्टमेंट, और सब्सिडरी के पास था तो उस वक्त 100% वो हमने लिया। देखो हमने कोई टाइम अपॉर्चमेंट नहीं की इसमें, कोई ओनरशिप की अपॉर्चमेंट नहीं की हमने इसमें, हमने वो फर्स्ट पूरा ले लिया। तो सब्सिडरी में 100% इन्वेस्टमेंट में से 100% एसेट्स निकालो, तो सब्सिडरी की गुडविल 100% आई है। भी पेरेंट की परसेंटेज की या एनसीआई की परसेंटेज की नहीं की, टोटल की है यहाँ से माइनस, गुडविल में से टोटल माइनस हुई है, सही है। तो टोटल गुडविल में से टोटल इम्पेयरमेंट माइनस हो तो टोटल में ही गुडविल एट रिपोर्ट आ रही है, तो ये पूरी की पूरी सब्सिडरी की ये गुडविल है, गुडविल है, जैसे कहते हैं फुल गुडविल। कुछ पेरेंट के ओनर्स ऐसे होते हैं कि भाई हमने तो सब्सिडरी को 80% खरीदा हुआ है, हमें बताओ कि 80% गुडविल कितनी है, हमें बताओ कि हमारे हिस्से में, हमारी ओनरशिप की, पेरेंट के मालिकान कहते हैं हमारी ओनरशिप जो है सब्सिडरी में, उसकी गुडविल बताओ, हमें टोटल मत बताओ, सही है। तो उसको कहते हैं पार्शियल गुडविल, सही है, उसको कहेंगे पार्शियल गुडविल। तो उसमें फिर हम एनसीआई वालों के लिए गुडविल नहीं निकालते, पेरेंट के मालिकान के लिए सिर्फ गुडविल निकालते हैं। देखो गुडविल दो तरह से निकलती है,
पार्शियल वाले में देखो, फुल वाले में हम फुल सब्सिडरी की 100% सब्सिडरी की गुडविल फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम सब्सिडरी कंपनीज गुडविल पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स कह रहे हैं कि भाई सिर्फ हमें हमारे ओनरशिप की गुडविल बताओ सब्सिडरी की। तो इसमें तो उनकी फिर मतलब कि सब्सिडरी की गुडविल 80% निकलेगी। सिर्फ सब्सिडरी की गुडविल निकालेंगे हम लोग पेरेंट के मालिकान के लिए, सही है, एनसीआई वालों के लिए नहीं। तो ये कैसे निकलेगी? ये उससे ज़्यादा आसान है, इसका छोटा सा ही फार्मूला। सिर्फ पेरेंट के लिए गुडविल निकालनी है ना, पेरेंट की इन्वेस्टमेंट की। देखो ये अमाउंट क्या थी कि पेरेंट ने उस 80% शेयर्स के कितने पैसे दिए हैं, पेरेंट ने उस 80% शेयर्स की कितनी प्राइस लगाई है, तो ये पेरेंट की इन्वेस्टमेंट आ गई ना। तो पेरेंट के हिस्से में जितने एसेट्स आते हैं सब्सिडरी के, वो हटा दो। तो पेरेंट के हिस्से में कितने असासे आते हैं सब्सिडरी के, वर्किंग टू का जो फर्स्ट कॉलम है ना, उस पे पेरेंट की परसेंटेज लगा दो। देखो इधर फुल गुडविल में तुम लोगों ने सब्सिडरी पूरे असासे लाते थे, क्योंकि सब्सिडरी की पूरे के पूरे दाम से सब्सिडरी के पूरे असासे माइनस करने थे। यहाँ भी सब्सिडरी का पूरा दाम लिया ही नहीं हमने, ली नहीं हमने, हमने सिर्फ पेरेंट की इन्वेस्टमेंट की प्राइस ली है। सही है, पेरेंट की इन्वेस्टमेंट, पेरेंट की इन्वेस्टमेंट में से पेरेंट के हिस्से में जितने सब्सिडरी के नेट एसेट्स आते हैं सिर्फ माइनस करो, तो गुडविल कौन सी आएगी? पेरेंट कंपनी की जो ओनरशिप में गुडविल आती है, ये वो आएगी। तो पार्शियल गुडविल आई है, ये फुल गुडविल नहीं आई सब्सिडरी की। अच्छा, अब ये तो एट एक्विजिशन आई है। इस दफा इम्पेयरमेंट फुल नहीं लानी, क्वेश्चन में फुल गिवन होगी 1 मिलियन, आपने सिर्फ पेरेंट की परसेंटेज की लानी है। क्यों? क्योंकि गुडविल भी क्या है, पेरेंट के हिस्से की, तो इम्पेयरमेंट भी क्या होगी, पेरेंट के हिस्से की। तो ये गुडविल एट रिपोर्ट आई है पेरेंट के मालिकान के लिए, सही है। ये हम लोग प्रेजेंट करेंगे। देखो ये दोनों मेथड्स हैं, दोनों चॉइसेस हैं, आपको आपका एग्जामिनर पेपर में बताएगा। नहीं बताया तो फुल गुडविल मेथड है, सही है, बताया। और क्वेश्चन में एनसीआई गिवन है, जो कि आप प्रैक्टिस में देखोगे, तो उसमें फुल गुडविल मेथड ही है कि टोटल इन्वेस्टमेंट में से सब्सिडरी के टोटल एसेट्स को माइनस कर लो, तो फुल गुडविल आएगी, और इम्पेयरमेंट भी फुल माइनस करो। बट पार्शियल में एनसीआई को भुला दो, क्वेश्चन में गिवन भी हो, उसमें पार्शियल लिखा हुआ हो, तो एनसीआई को भुला दो। सिर्फ पेरेंट के लिए गुडविल निकालनी है आप लोगों ने। पेरेंट की इन्वेस्टमेंट, पेरेंट के हिस्से में जितने असासे आते हैं, पेरेंट के हिस्से की इम्पेयरमेंट। अच्छा, इम्पेयरमेंट की एंट्री क्या होगी फिर? आप लोगों ने गुडविल कम की है, जो भी वैल्यू इस फार्मूले में लिखी थी वो 80%, और ये पे सही हो गया। तो पार्शियल गुडविल और फुल गुडविल मेथड
याद रखना। अच्छा, गुडविल कोई फाइंड की और उसका आंसर पॉजिटिव आया, कोई भी गुडविल पार्शियल और फुल हो, उसका आंसर पॉजिटिव आया, तो क्या करोगे? मैंने पहले भी बताया है कि आप उसको एज अ नॉन करंट एसेट लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि आपने परचेज किया। और एनुअली टेस्ट करोगे, इम्पेयरमेंट का टेस्ट कंडक्ट करना मस्ट है। और एमोर्टाइजेशन नहीं कर सकते, डेप्रिसिएशन नहीं कर सकते, लाइफ नहीं पता होती गुडविल की, कभी भी गिर जाती है, गुडविल ख़त्म हो जाती है। याद रखना, ये गुडविल को कभी भी रिवैल्यू नहीं करना, सही है? गुडविल को कभी भी रिवैल्यू नहीं करना, इम्पेयरमेंट का टेस्ट कंडक्ट करते रहना। और इम्पेयरमेंट ऑफ पॉजिटिव गुडविल, इम्पेयरमेंट जब होती है तो अगर फेयर वैल्यू मेथड है, फुल गुडविल मेथड है, तो इम्पेयरमेंट भी फुल होती है। उसका कुछ जिम्मेदार पेरेंट होता है, कुछ जिम्मेदार एनसीआई होता है। गुडविल पूरी गिरती है, कुछ जिम्मेदार एनसीआई, कुछ पेरेंट। बट पार्शियल गुडविल में हम लोगों ने गुडविल निकाली किसके लिए होती है? पेरेंट के लिए। तो जितनी भी इम्पेयरमेंट की है ना, टोटल इम्पेयरमेंट का, टोटल इम्पेयरमेंट पे पेरेंट का हिस्सा सिर्फ, इतनी हमने इम्पेयरमेंट की होगी। क्यों? क्योंकि हमने गुडविल ही 80% निकाली, हमने टोटल गुडविल तो नहीं निकाली। पार्शियल गुडविल में निकालती पेरेंट के लिए है, तो इम्पेयरमेंट भी क्या करोगे? सिर्फ पेरेंट वैल्यू लेके आओगे। सही है? 80%। तो 800 हमने गुडविल भी कम कर दी, और 800 चला जाएगा वर्किंग 5 जीआरई में। सही है? वर्किंग 5 जीआरई में। तो ये पॉजिटिव गुडविल था। अब अगर नेगेटिव गुडविल आ जाए, तो ये थ्योरेटिक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये आता नहीं है, क्योंकि उसमें नेगेटिव गुडविल वो कर नहीं सकता। अगर आप लोगों ने फार्मूला लगाया है फेयर वैल्यू ऑफ, और गुडविल अगर नेगेटिव आ जाए फार्मूले में, आपने अगर इनपुट किया है, तो अब देखो ज़रा गौर से। सही है? इसको देखो, ये कब नेगेटिव होगा? जब ये ऐड किया तो ये फॉर एग्जांपल 10 मिलियन था, और ये 13 मिलियन था, तो 3 मिलियन से नेगेटिव। अच्छा, ये नेगेटिव गुडविल क्या होती है? नेगेटिव रेपुटेशन क्या होती है? कुछ भी नहीं होता, गुडविल है ही नहीं, समझो। नेगेटिव रेपुटेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये देखो, एक चीज अगर 13 मिलियन की थी, तो वो 10 में क्यों बिकी है? 10 उसकी प्राइस क्यों लगी है? क्योंकि उसकी रेपुटेशन है ही नहीं, तो उसकी गुडविल है ही नहीं, गुडविल नहीं है उसकी। आप गुडविल इस साल नहीं लिखी, गुडविल नहीं लिखोगे, गुडविल क्या लिखोगे? जीरो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव गुडविल कुछ होता ही नहीं है। आप ये कह सकते हो मेरी कोई नेगेटिव रेपुटेशन है, कि एक सब्सिडरी के पास एसेट्स 13 मिलियन के थे, और उनकी प्राइस लगी है 10 मिलियन, तो उसकी गुडविल थी ही नहीं। अच्छा, ऐसा होता भी कब है कि इतनी महंगी चीज उसने सस्ते में बेच दी है? तब जब उसने, उसको अर्जेंटली पैसा चाहिए था मालिक को, तो वो अर्जेंट में बेच दे। सही है? या अभी अभी वो लॉस मेकिंग हुई है, तो उसके एसेट्स इतने ज़्यादा नहीं गिरे अभी, उसके एसेट्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं। वो अभी अभी लॉस मेकिंग हुई है, तो उसकी शेयर की प्राइस गिरी हुई थी, इसीलिए वो बिकी कम पे है। तो बहरहाल जो भी हो, कम पे बिके तो उसकी कोई रेपुटेशन नहीं है। जो कम पे बिक रहा हो, उसकी बैड रेपुटेशन है। तो बैड रेपुटेशन को आप एज एसेट लिखोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो उस साल गुडविल नहीं है। बट ये देखो, आपको फायदा तो हुआ है कि 13,000 की चीज आपने 10 पे ली है। तो ये जो 3,000 नेगेटिव गुडविल आई है ना, इसको कहते हैं गेन ऑन बार्गेनिंग। कि आपने बार्गेनिंग ऐसी की है कि आपको ये फायदा हुआ है, तो ये सीधा पी एंड एल में ले जाओ, ये सीधा पी एंड एल में ले जाओ एज अ इनकम। बट ये तो एस एफ पी चल रही है, पी एंड एल तो है नहीं, तो जी आर ई में पी एंड एल स्टेटमेंट बनवा रहे हैं, तो पी एंड एल में एज अ इनकम, एस एफ पी बनवा रहे हैं तो जी आर ई में।
क्या चीज? नेगेटिव गुडविल एज अ इनकम होती है, और ये सीधा चला जाता है P&L या GRE में। तो गुडविल टोटली खत्म हो गया, समझो कि 80% या 90% ऑफ दी कंसोलिडेटेड SOFP हो गई है। तो बाकी भी मैं भेजता हूँ अभी। जो भी ना समझे बताओ इनबॉक्स में।